खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और बातचीत भी। सभी की नजर टिकी है बेलारूस में चल रही बातचीत पर, यानी बातचीत भी जारी, बमबारी भी जारी, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी जारी है। लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। अब यूक्रेन के समर्थन में नाटो देश आ चुके हैं। हथियार और आर्थिक मदद की जा रही है। 22 देशों ने रूस पर एयर बैन कर दिया है। कीव पर 4 दिन बाद भी रूस कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन भारत के लिए राहत की खबर यह है कि कीव में लगा कर्फ्यू हटा दिया गया। यूक्रेन में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि जो भारतीय और अन्य फंसे हैं उनको निकालने का रास्ता दिया जा सके। वहीं भारत सरकार ने 4 मंत्रियों को अलग अलग देश जाकर रेस्क्यू को गति देने की तैयारी की। हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह को यूक्रेन से सटे देशों में भेजा जाएगा और उम्मीद होगी कि हर भारतीय सुरक्षित वापस आएगा। वहीं इससे इतर बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहले देरी की गई और अब आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इस टकराव के बाद भी पूरे देश एक सुर में यह कह रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हम साथ साथ हैं। यहाँ 20-25 फैमिलियां फंसी हुई हैं। बातचीत हुई, वो उन्होंने बोला कि आज एम्बेसी में बात करेंगे। वो बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन की बातचीत लगातार जारी है। इस दौरान यूक्रेन के रक्षा मंत्री और रूस का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया। उन्होंने कहा कि कीव पर रूस का कब्जा नहीं, हमारा इरादा सरेंडर करने का नहीं है। बातचीत से समाधान की उम्मीद कम ही लगती है, ये भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। अपनी जान बचाएं और रूस भाग जाए। रूसी सैनिक वापस यूक्रेन से निकलकर रूस भाग जाए। रूस तुरंत सीज फायर का ऐलान करे, ये भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की बहुत बड़ी धमकी। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने को कहा है। पुतिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को आदेश दिया है। बेलारूस बॉर्डर पर पश्चिमी देशों का बैन जायज नहीं है, यह भी पुतिन ने कहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव को खाली कर दे लोग, ये रूस की तरफ से कहा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दरअसल उस बैठक की जिसमें दोनों ही डेलीगेशन पहुंचे हैं। न सिर्फ पहुंचे बल्कि बातचीत की जा रही है। लेकिन बातचीत क्या समाधान की तरफ की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बातचीत और बमबारी के बीच में रेस्क्यू जारी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जारी है। यूक्रेन और रूस के समर्थन और विरोध में बनते गुट जारी है और इस जंग में रूस और यूक्रेन की गिरती अर्थव्यवस्था जारी है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह युद्ध अंत की तरफ या फिर महायुद्ध के आगाज की तरफ, और क्या सभी भारतीयों की वापसी वाकई में इस युद्ध के बीच में मुमकिन है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन SS धोलिया जी, रक्षा विशेषज्ञ राजेश भुखर जी और यूक्रेन से गुरदानी परिवार हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले यूक्रेन का रुख करते हैं क्योंकि उनके साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। सर, कितने परिवार वहां पर फंसे हुए हैं और क्या अभी तक कोई कांटेक्ट हो पाया? क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है, मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की है। कांटेक्ट तो कोई एम्बेसी की तरफ से नहीं आया अभी तक। हम प्राइवेट में ही कुछ पता कर रहे हैं कि बॉर्डर तक कैसे पहुंच पाए जी। बाकी पहुंचना तो मुश्किल ही है बॉर्डर की तरफ। 1500 किलोमीटर बॉर्डर। सर, अभी जो ब्रेकिंग फर्स्ट इंडिया ने चलाई उसके मुताबिक यूक्रेन के अंदर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। जो फंसे हुए हैं उनको दरअसल बॉर्डर पार कराने की कोशिश की जा रही है। क्या वो इलाका उससे लगता हुआ है?
वो बिल्कुल सही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन में वो खुद यहाँ के लोकल लोग इतने हैं, स्टूडेंट इतने हैं कि कोई संभव नहीं है कि वहां पहुंच के हमको ट्रेन मिलेगी भी जगह नहीं। जी मतलब पूरी धक्का मुक्की है सही तरीके से, तो बच्चों के साथ जाना फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। और खार्किव की वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है, जंग जारी है। आप जिस इलाके में हो उसके कितने हिस्से तक या कितनी दूरी तक अभी तक मिसाइल दागे जा चुके हैं या आप आवाज सुन चुके हैं? यहाँ बहुत ही पास अभी एक मिसाइल गिरी है। जी मतलब हमको यहाँ से दिख रहा है वो धुआं निकला हुआ, अगर मैं हो रहा है तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जी। एक मिनट बाहर चल के आवाज आई, फिर आएंगे तो वही खोलेगा, गेट में नहीं खोल सकता। ये देखिए, मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जी ये देखो सामने दिख रहे हैं आपको धुआं, यहाँ जी मिसाइल बिल्कुल सर, तस्वीरें दिखाई दे रही इसके हैं। पीछे मिसाइल फटी है, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये जी बिल्कुल दिख रहा है, धुआं निकल रहा है। अब सोच लो कितना दूर है मेरे यहाँ से। सर इस इलाके में जिसके आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें कितने परिवार अभी फंसे हुए हैं? यहाँ की लोकल, हाँ यहाँ के 15 बच्चों को बहुत है। क्योंकि जिस इलाके में आप हैं और जिस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में वहां से रेस्क्यू थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में सर आपके परिवार के पास या जो वहां फंसे हुए परिवार हैं, कितने दिन का सामान है, खाने का, पीने का, वहां रहने का सर? और क्या अभी तक कहीं की इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की तरफ नहीं है? क्या चीज सर? सर मैं ये कह रहा हूं कि जो तस्वीरें आपने दिखाई वाकई में वो डराने वाली तस्वीरें हैं, और ऐसे में वहां से रेस्क्यू थोड़ा मुश्किल यकीनन होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी होगा। मेरा सवाल यह है कि खाने पीने की तो किल्लत अभी तक महसूस नहीं हो रही सर, या वो भी महसूस होने लगी है? तो 5 बजे में 3 बम फटे हैं आसपास में, गई नहीं दे रहा है पूरा। जी सर, खाने तो पीने की यहाँ भी से समस्या है? वही है कि बस निकलना कैसे बनेगा, क्या पॉसिबल होगा, वही वेट कर रहे हैं कि कुछ सलाह हो जाए इनमें, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। जी सर, एक ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने जारी किया है @OP गंगा के नाम से, क्या उसको टैग करके आपने कुछ ट्वीट किया, अपनी लोकेशन उनके साथ साझा की? मैं कर नहीं पा रहा हूँ ट्विटर लोड, मेरे पास ट्विटर है नहीं, मैं लोड कर नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ मैं डालने की। कोई बात नहीं सर, फर्स्ट इंडिया आपकी तरफ से आपको टैग करते हुए उन तक आपके संदेश को जरूर पहुंचाएगा। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि वहां से हो सकता है 2-4 दिन आपको निकालने में दिक्कत हो, खाने की व्यवस्था की तो कोई दिक्कत नहीं? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए गुरनानी परिवार है। मैम बच्चे से बातचीत हो सकती है अगर वो सुन पा रहे हो तो? हेलो हेलो। जी मैम सुन पा रहे हैं। हेलो, लेकिन आवाज नहीं आ रही आप? मैम आपकी वहां की तकलीफ को समझ पाना वाकई में शब्दों के जरिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे साथ में हैं आपके। बस खाने को नहीं है सर, आप हमारी सिचुएशन और सुनिए। अभी जी। आपके सामने बच्चे आएंगे, हमारे पास अपने पास खाने को नहीं है, हम बहुत कम खा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम अपने खाने में से भी निकाल के उनको दे रहे हैं कि जब तक है जितना है मिल बांट के हम लोग चलाएं काम, कि ऑलरेडी हमारे कि कोई भी भूखा ना रहे। मैम जहां पर आप हैं वहां कितने इस वक्त स्टूडेंट्स हैं या कितने भारतीय हैं? ये स्टूडेंट्स हैं सर, ये देखिए ये स्टूडेंट्स हैं कि हमारे पास खाने का स्टॉक वैसे ही नहीं है, जितना भी है हम सब मिल बांट के कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। सर हम लोग का सच बोले तो खाने का बिल्कुल राशन नहीं है, मतलब एक दिन से खाने का सामान भी नहीं है। तो अभी हम लोग एक बार आए थे, थोड़ा पार जो भी इनके पास हो उसमें से हम शेयर करेंगे, उसमें से हम लोग ले लेंगे सर। और जितने बच्चे बंकर में उनके पास तो मतलब ये समझो कि वो 2 दिन से कुछ नहीं खाए। अपना पानी नाम का बताइए, कुछ नहीं अपना है। नाम बताइए और ये बताइए कि खार्किव में से जल्दी निकले क्यों नहीं, और अभी जो फंसे हुए हैं आपको आसपास अगर मूवमेंट आपको दिखाई दे रही हो, किस तरीके की मूवमेंट है? अभी मेरा नाम हर्ष है
और एक्चुअली हम लोग इसलिए निकले, नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था, ऐसा बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, वॉर वाला कोई सीन नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसा बोल रहे थे कि सब चीज रिजॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर फिर अचानक अगर मान लो हम निकलते भी तो अचानक ही रात में हमले चालू हो गए, तो कैसे ही निकलते हैं। तो स्टार्ट ही खार्किव से हुआ है। तब हम लोग तो मतलब बॉर्डर के और पास में रहते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स का साइड रहते हैं, साइड रहते हैं, तो वहां पे क्या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई? जहां पढ़ने गए जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, क्या वो कोई सहायता करते नजर नहीं आए? वो बात ये है कि सब लोग, हमारा एरिया बहुत दूर दूर का फैला हुआ है, जो बच्चे उनके एरिया में उनकी तो वो लोग हेल्प कर रहे हैं, पर हम लोग काफी दूर बैठते हैं होते हैं, इसलिए हम लोग हो पाना इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जितना हो पा रहा है सब लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। हर्ष, क्या आपने अभी तक भारत सरकार को मेल किया है? एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, क्या उसमें अपनी लोकेशन को मेंशन कराया? हालांकि फर्स्ट इंडिया लगातार बना हुआ है, राजस्थान सरकार भी बनी हुई है सहायता करने के लिए, आपकी लोकेशन को उन तक पहुंचाया जाए। कहां पर है वो सब चीजें हमने करा है, वही सीन है। ठीक है हर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। गुरनानी परिवार है जो कई दिनों से वहां फंसा हुआ है। फर्स्ट इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि उन तक सहायता को पहुंचाया जाए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनसे बातचीत की और कहा कि वो जल्द उन तक सहायता पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। और ये जयपुर के मालवीय नगर का गुरनानी परिवार जिससे हम बात कर रहे थे। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, सर खार्किव से ये परिवार है, इन्होंने तस्वीरें जो दिखाई कि चंद मीटर की दूरी पर या कहें कि 500 मीटर की दूरी पर बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि वहां से इस स्थिति के बीच में रेस्क्यू करना आसान होगा? विजेंद्र, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि युद्ध के दौरान ये डिसाइड करना युद्ध में शामिल पार्टियों के लिए कि कौन किस देश का है और उसको हम बचाएं या ना बचाएं, चला हुआ बम कहां गिरेगा और वो बम या रॉकेट के मार में कौन कौन आएगा सड़क पर, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। और इसलिए परिवार भी जितने हैं वो घबराकर अंदर बैठे हुए हैं घरों में, वो सड़क पर आने की जद्दोजहद बहुत कम कर रहे हैं जी। कुछ हजार लोग बॉर्डर तक पहुंचे और मैं एक चैनल पर आज सुबह देख रहा था कि बच्चों ने कहा कि 2 लड़कियां हाइपोथर्मिया से बेहोश हो गई। तकरीबन 24 घंटे वो बॉर्डर में -60 डिग्री पर पड़े रहे और वहां से वापस पैदल चल के 20 किलोमीटर एक टैक्सी पकड़ी और अपने हॉस्टल वापस आ गए। तो ये हालात नाजुक हैं और युद्ध के दौरान ये चीज़ें जहां भी युद्ध होगा बड़ी आसानी से देखी जाएंगी और बहुत अक्सर देखी जाएंगी। जी। एसएस दौलिया जी, सर इनको कब तक रेस्क्यू किया जा सकता है? और क्योंकि जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये सच है कि न सिर्फ भारत सरकार वो सख्त निर्देश देने में लेट हो गई कि आप तुरंत वहां से निकलिए, बल्कि जो वहां की यूनिवर्सिटीज हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो भी हालात को समझने में देरी कर गए और उस वजह से भारतीय फंसे हुए हैं। नहीं, भारत सरकार तो देरी नहीं की, भारत सरकार ने तो बहुत पहले ही बोल दिया गया था। लेकिन वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज वगैरह थे, एक तरह से उनको पता है कि भारतीय जो जितने भी हुए हैं उनके लिए एक ढाल है। और यही कारण है कि रशिया बहुत रिस्ट्रेन कर रहा है फायरिंग करने में। नहीं तो सबसे पहले जो सिविलियन को जो टारगेट किया जाता है, ताकि सबसे ज़्यादा कि सिविलियन ही डिमोरलाइज करते हैं फौज का। और यही कारण है कि रशिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड जो पॉपुलेटेड एरिया में उसमें फायरिंग कर रहा है। जी। रही इनको रेस्क्यू की बात, प्राइम मिनिस्टर मतलब इंडियन गवर्नमेंट पूरा एफर्ट लगा रही है। और इतना तो शायद किसी भी देश को नहीं मिला होगा जितना सम्मान कि आप अपना देश का झंडा लेके कहीं भी निकल जाओ, आपको कोई भी देश का कोई भी एनिमी किसी भी आपको मतलब वह हार्म नहीं करेगा। तो इससे बड़ा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है साहब। जी ठीक है, लेकिन राजेश बुकर जी, कल सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, तस्वीर या वीडियो कहिए, जिसमें पोलैंड के आसपास का इलाका भारतीय वहां से निकलना चाह रहे हैं और यूक्रेन की पुलिस उनको पीट रही है और कह रही है कि वापस जाइए। क्या इस तरीके की स्थिति भी आपको लग रहा है कि कैमरे के सामने नहीं आ पा रही है? इंटरनली ये भी फेस भारतीय कर रहे होंगे वहां पर? जब भी कहीं पे ये वॉर जैसी स्थिति होती है तो वहाँ से बहुत ही सेंसर्ड चीज़ें बाहर निकलती हैं।
ये कहना कि ये नहीं हो रहा होगा मुश्किल है, और कितनी जगह हो रहा होगा ये कहना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मीडिया से बाहर चीज़ें निकल रही हैं बहुत लिमिटेड रूप में आ रही हैं। आज यूक्रेन में तकरीबन 18,000 भारतीय हैं और ज़्यादातर इनमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो इनके साथ में क्या एग्जैक्टली हो रहा है ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 to 1 कह सकती है। बाकी सोशल मीडिया में कहीं पे अच्छी भी चीज़ आ रही है, कहीं पे बहुत गलत चीज़ें भी आ रही हैं जी। कहीं पे पहले कहा गया रशियन सोल्जर्स ने इनको मारा, फिर बाद में बताया गया नहीं यूक्रेनियन सोल्जर्स ने मारा। तो ये घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई देश से निकल रहा है या कोई दूसरे बॉर्डर पे पार कर रहा है तो एक आइडेंटिटी है, एक वहाँ का माहौल है, एक वहाँ के क्या हालात हैं, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि लोगों का उस समय क्या उनके प्रति आक्रोश होगा या उनके प्रति क्या रवैया होगा। ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके के इलाके और जहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो खार्किव हो, कीव हो या अन्य इलाके, क्या वहां से रेस्क्यू आसान है? रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। प्रोबेबली मेरा तो ये मानना है कि जब तकरीबन 1 से 2 लाख रशियन ट्रुप्स यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ सदर्न और ईस्टर्न साइड पे जब मोबिलाइज होकर इकट्ठे हो रहे थे, तो आई थिंक ये काफ़ी फोर वार्निंग थी अपने आप में। 2014 पे जब क्रीमिया को इन्होंने लिया था और उसके बाद से लगातार दोनों साउथ ईस्टर्न प्रोविंस जो हैं जहाँ से लगातार गुरिल्लाज की और यूक्रेन की फौज के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसको रशिया कोवर्टली सपोर्ट कर रहा था जी। और धीरे धीरे जब उसने मोबिलाइजेशन शुरू करी, 2 लाख ट्रुप्स वहाँ पे पहुँचाए, तो डेफिनेटली इस चीज़ का अंदेशा में पहले होना चाहिए था कि इसके क्या इंटेंशन है। सेकेंडली, जब भारत सरकार का और रशिया के साथ इतने अच्छे संबंध हैं तो शायद हमें ये वार्निंग थोड़ी और पहले मिलनी चाहिए थी। ये जो स्थिति है वो अवॉइड की जा सकती थी जी। क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर इनको पहले निकाल लिया जाता तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती और इस स्थिति से इन्हें बचाया जा सकता था, ये मेरा मानना है। जी। कर्नल देवानंद जी, सर जानकारी इस वक्त की कि बेलारूस के अंदर बातचीत चल रही है, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि पहले आप युद्ध विराम कीजिए, अपनी सेना को बाहर लेकर जाइए, उसके बाद बातचीत होगी, उसके बाद किसी भी समझौते पर आगे बढ़ पाएंगे। आपको लग रहा है इस तरीके की बातों के बीच में एक ऐसा समझौता हो सकता है जो इस युद्ध पर विराम लगा दे? देखिए साहब, अंत में तो समझौता होना ही है और ये समय का ही थोड़ा सा अभाव मानिए आपकी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा कोई समझौते पे पहुंचने में। पर क्योंकि 2 राष्ट्रों का मामला है, 2 बड़े बैटल ग्रुप्स का मामला है, 2 वो ताकतें, एक तरीके से रूस सुपर पावर मैं मानता हूं और दूसरी तरफ वो गुमराह स्टेट है जो पीछे से भड़काऊ चक्रों में आकर के फंस गया है। तो ये इनकी दबाव की टैक्टिक्स कही जा सकती है, दबाव के तरीके कहे जा सकते हैं और बात तो इनको करनी पड़ेगी और मैं मानता हूं ज़्यादा समय नहीं है, बिकॉज जहां तक लग रहा है रूस ये डिसाइड कर चुका है कि वो ज़्यादा समय नहीं देने वाला है इसको, यूक्रेन को जी। और ये युद्ध समाप्ति की ओर हम देख सकते हैं, जो एक्टिव फायरिंग चल रही है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर यहीं पर ही जैसे अब जिस तरह सामरिक दृष्टि से पूरी दुनिया में चीज़ बदल के आ रही है, क्लियर हो गई है कि रशिया के साथ कौन है और कौन से दूसरे देश हैं जो इसका खुल के विरोध कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो साफ है दुनिया में आज के दिन कि रूस का खुल करके विरोध करने की किसी में भी क्षमता नहीं है और ना ही कोई करने वाला है जी। और अगर कोई करेगा तो मैं मानता हूं वो दिखावे के लिए ज्यादा करेगा बजाय कि एक्चुअल उसको नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। 22 देशों ने एयर स्पेस को बंद कर दिया दिखावे के लिए, ताइवान ने सेमीकंडक्टर देने से बंद कर दिया दिखावे के लिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जो वहां अपनी वेपन्स को भेज रहे हैं यूक्रेन के समर्थन में, आर्थिक सहायता देने की जो बात करें, ये सब बहुत कम है। देखिए साहब, ऐसा है कि जब हम इतिहास में जाते हैं, कोई भी समय देख लो जब कोई देश ऐसी कार्रवाई करता है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिटिसाइज करती है। भारत का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर अमेरिका जब चाहता है उसको बोलता है आज इसके ऊपर ही हमने सैंक्शन लगा दिए। ये सदियों से चलता आया है। पर आप एक भी मुझे ऐसा किस्सा बता दो दुनिया का जहां पर जब ये सैंक्शंस लगी हों और थोड़े समय के अंदर वो सामान्य नहीं हुई हों। और देखिए रशिया का मामला आप और हम सबको समझना पड़ेगा कि रशिया के लिए सर्वाइवल का मुद्दा था, क्योंकि जैसे भी कर्नल बुकर साहब बता रहे थे, क्रीमिया की कहानी बता रहे थे, क्रीमिया में 2 मुख्य बदलाव आए हैं। पहला है 2012 में जब यहां पे गैस के भंडार का पता लगा था दुनिया को, और वो इतने बड़े भंडार हैं कि उसके ऊपर रशिया को कब्जा करना अनिवार्य हो गया।
और दूसरा यही जो क्रीमिया है, जब यूएसएसआर पुराना हुआ करता था तो क्रीमिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वहां मीठे पानी की कमी है, और रशिया से एक कैनाल बनाई गई थी जो यूक्रेन से होकर के क्रीमिया में आती थी। और जब 2014 के अंदर क्रीमिया पे कब्जा किया तो यूक्रेन ने वो कैनाल बंद कर दी थी, तो वहां लोगों के लिए जीना दुआर हो गया है। और मैं मानता हूं इसीलिए रशिया, और तीसरा जब इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट आया, जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल उनके बाद रूस के पास कोई चारा नहीं था, वो अमेरिका नाटो देशों ने ये कहा कि भाई इसको हम नाटो में मिलाएंगे। और उससे पहले भी देखिए 2016 के बाद में 2017 में नाटो देशों ने, अमेरिका ने मिलकर के यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में इन्होंने वेपन्स डिप्लॉय कर दिए थे। तो ये रूस के साथ तो दुनिया ने जाती की है। रही बात यूक्रेन को भी जिम्मेवारी से समझना चाहिए था, और अब तो क्लियर हो गया है कि भाई आपके पीछे कोई नहीं आने वाला है। आप ये जो कर रहे हैं बात कि मैं यहां करूंगा, आपके पास मसाला क्या है जो आप प्रेशराइज कर सकते हो? और दूसरे मसाला तो है कि रूस जैसी पावर को 4 दिन से टिका कर रखा हुआ है। नहीं, वो ठीक, राजधानी में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये तो रूस ने भी नहीं सोचा होगा, इतनी पावर तो लेकर रखा ही है उसने। अगर मैं इसको सही बता सकता हूं आपको कि रूस की रणनीति के तहत है कि वो कोलैटरल डैमेज और सिविलियंस का नुकसान नहीं करना चाहता है साहब जी। वरना इट वोंट टेक एनी टाइम फॉर अ पावर लाइक रशिया टू न्यूट्रलाइज अ वन टाउन जिसका 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर इलाका हो। और मैं मानता हूं ये रशिया की रणनीति है, वो सिविलियन कोलैटरल डैमेज नहीं करना चाहता है जी। और ठीक है, 5-4 दिन आगे लग जाएंगे तो क्या हो गया है। पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये सच है कि जंग यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही है, लेकिन इससे भी दो राय नहीं कि जंग भारत के साथ भी चल रही है, क्योंकि भारत को वहां से अपनों को अपनों तक पहुंचाना है, उनको रेस्क्यू करना है, और यह भी किसी जंग से कम नहीं है। इसलिए हम लगातार उन पहलुओं को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा सके, खासकर उन इलाकों से जहां इस वक्त बमबारी हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जिंदगी को खतरा है तो उन्हीं इलाकों के अंदर है। और इसलिए बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। एसएस धोलिया जी, सर लगातार सरकार कोशिश कर रही है, और आज भारत सरकार ने एक और पहल की कि अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से लगते हुए 4 देशों के अंदर भेजने की तैयारी की है कि आप वहां जाइए, व्यवस्थाओं को माकूल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कीजिए, और कई प्राइवेट एयर एजेंसियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। आपको लग रहा है आने वाले वक्त में, यानी कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में रेस्क्यू तेज होता नजर आएगा, ज्यादा भारतीय भारत के अंदर आएंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसे तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा डिले कर दिया, जितना फास्ट अभी कर रहे हैं। अगर आज के 5 दिन पहले कहते तो बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर सकते थे जी। लेकिन यूक्रेन का तो सारे एयरफील्ड आउट ऑफ यूज है, उनका तो कोई सब रशिया डिस्ट्रॉय कर सका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही साधन बचा है कि नेबरिंग कंट्री से हम बात करें और वो हमारे एयरक्राफ्ट को लैंड करने दें। लेकिन उसमें भी अब ये खतरा डे बाय डे खतरा बढ़ता ही जाएगा कि ये भारत का एयरक्राफ्ट है या दूसरे दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जो लड़ाई तेज़ होती जाएगी, हमारा रेस्क्यू भी तेज़ होने की कोशिश में है जी। लेकिन भारत जितने भी बंदों को मतलब कोशिश जितना किया, नॉट ओनली मतलब हम ही कोशिश नहीं करें, रशिया भी, यूक्रेन भी, पोलैंड भी, जितने भी जो नेबरिंग कंट्री सारे करेंगे भारतीयों को जितनी मदद दे सकते हैं वो। और वह ये गवर्नमेंट का एक, मैं कहूँगा कि इसी का एक सबसे बड़ा मतलब रुतबा है कि आज पूरा संसार भारत के लिए खड़ा है। सर इसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी तिरंगा जिसके हाथ में है उसको सैल्यूट ही किया जा रहा है, उसकी हेल्प की जा रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन राजेश भूकर जी, सर जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, सरकार ने यकीनन एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप अगर यूक्रेन के अंदर है तो वहां से निकल आइए। हालांकि बहुत ज्यादा गंभीरता से यूक्रेन के अंदर रह रहे भारतीयों ने उसे नहीं लिया। लेकिन क्या इसका कारण यह है कि सरकार ने भी स्ट्रिक्टली नहीं कहा कि अगले 48 घंटे 72 घंटे के अंदर आपको वापस आना है, आप वापस आइए, और भारत सरकार आपके लिए विमान मुहैया करा रही है बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा अब वहां आपदा आने के बाद किया जा रहा है? तो शायद सारे वापस आते, उनको समझ में आता कि हां युद्ध छिड़ सकता है। ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के आज के दिन अगर आप इसको देखते हो तो इसके 3 स्टेप्स में इसको आप देख सकते हो। पहला स्टेप है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना कि वो कहां पर मौजूद है। ये कार्रवाई बहुत पहले हो सकती थी। दूसरा स्टेप है कि आपको अगर उनको सेफ बाहर निकालना है तो उनको युद्ध के सेंटर पॉइंट से दूर की तरफ ले जाना है। आज के दिन जो स्टार्टिंग हुई थी युद्ध की वो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में थी, तो ऑलरेडी हमारे को कुछ लोगों को
नॉर्थ या उसके दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव कर देना चाहिए था। वो आज से 5 दिन पहले बहुत आसान था, जो कि अब धीरे धीरे और मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा फेज है उनको वापस फ्लाई इन करना। तो तीसरे फेज के लिए तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि क्या लोगों की लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई। आज आप ट्विटर चला के कह रहे हो कि साहब आप लोकेशन बताइए मेरे को। मेरे ख्याल से किसी भी देश में अगर हमारे 18,000 लोग हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज में गए हैं, कहाँ कहाँ रह रही चीज़ें, हमारे पास में डाटा होना चाहिए जी। और ये चीज़ें अगर आप लास्ट मिनट में ये करोगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा टाइम वेस्टेज होता है। और हमारी किस्मत बढ़िया है कि हमारी एक बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, देश की अच्छी इज्जत है, उसकी वजह से शायद अभी तक इतना स्थिति गंभीर नहीं हो पाई है। और अभी भी हमारे पास आई थिंक गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ में एक बहुत बड़ा भरोसा है कि हम इनको शायद से वहाँ से निकाल पाएंगे। जी अनुपम जेटली जी, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, क्या इन दावों को हम इस तरीके से समझे कि जो आ पाएंगे वो तो आ ही जाएंगे, और जो फंसे हुए हैं उनको एक उम्मीद दे दी जाएगी कि देखिए हम आपके इलाके के बॉर्डर में खड़े हुए हैं, आप जैसे ही वहां तक पहुंच जाएंगे हम आपको पिक करके ले आएंगे? देखिए, जैसा कर्नल मुखर्जी ने बताया, देर करी है हमारे देश ने, हमें मानना चाहिए। इराक की लड़ाई में हमने 1 लाख से ऊपर भारतीयों को वहां से निकाला था, तो आप समझ सकते हैं कितनी फ्लाइट की गई होंगी। यहाँ पर 20,000 लोगों को निकालने के लिए युद्ध के बहुत पहले हमें करना चाहिए था। अब हालात ये हो गई है कि सरकार एक कोशिश दिखा रही है, और उस कोशिश में कितना सफल होती है ये युद्ध के हालात बताएंगे। जी, अगर इसमें सर क्या मैं वाकई में सरकार की सफलता मानूं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो है ना सर, वो अपने रिस्क पर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां करके बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, और फिर बॉर्डर के अंदर माइनस ना जाने कितने माइनस डिग्री टेम्परेचर में वो 42 घंटे 72 घंटे वहां खड़े हो रहे हैं। उसके बाद जब बॉर्डर से उनको एंट्री दी जा रही है, उसके बाद भारत सरकार का काम शुरू हो रहा है। सर, मैंने आज सुबह एक ग्रुप को देखा और उनको सुना, तकरीबन 16 लोगों का ग्रुप, वो लेकर टैक्सी 80 किलोमीटर दूर बॉर्डर की तरफ चले। 35 किलोमीटर दूर उन्होंने कहा इतनी लंबी पोलैंड बॉर्डर पर लाइन थी कि टैक्सी वाले ने मना कर दिया और उन्होंने अपना लगेज लेके पैदल चलना शुरू किया। 9 घंटा पैदल चला। सर 7 किलोमीटर मिनिमम चल रहे हैं, आज की तारीख में वो 16 किलोमीटर है जिनको पैदल चलना पड़ रहा है। और वहां पर उनको चेक पोस्ट ने रोका और आगे नहीं जाने दिया, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया। वो एक दिन बिना खाना पानी के -7 डिग्री में रहे। ये उनके जो मुंह से मैंने सुना वो बता रहा हूं। और फिर वापस पैदल चल के 10 किलोमीटर एक टैक्सी ली और हॉस्टल में वापस आए। ये हालात दिखाते हैं कि इट इज टू लिटिल टू लेट बाय द गवर्नमेंट। जी, लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि डेलीगेशन को आप पड़ोसी देशों के अंदर भेज रहे हैं, पड़ोसी देशों तक तो बच्चे पहुंच जाएंगे तो आ ही जाएंगे, सुरक्षित तो कम से कम रहेंगे ही वहां पर। यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए हैं सर, जो उन इलाकों में फंसे हुए हैं जहां लगातार बमबारी हो रही है, जब मिसाइल दागी जा रही हैं, अगर वहां से रेस्क्यू किया जाए तो मैं उपलब्धि मानूं सर। होना यही चाहिए। किसी भी देश को हर हालत में हर जोखिम को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय एक मनस्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित बचाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर लाए। जी, परंतु यहां पर युद्ध अगर सीज फायर कुछ समय के लिए रशिया अनाउंस करता है तो शायद ये सरकार की कोशिश सफल हो सके कि हर शहर से वो उनको ले सकें। जी, वरना आप तो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि वहां जर्नलिस्ट की हालत भी ऐसी है कि कोई एक कटोरी दही खा के जिंदा है और कोई आदमी खाली आधी बोतल पानी से दिन भर गुजारा कर रहा है। हालात बहुत खराब है सर क्योंकि माइक को देकर गोली अपनी दिशा नहीं बदलती है। सही, आपने देश की दशा बदल सकती है माइक को देखकर, लेकिन गोली की दिशा नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही फरमाया। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि इन बच्चों को जहां वो हैं वहां से कैसे निकाला जाए। जो कोई परिवार वहां पर माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं रूस के मीडिया के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी न्यूक्लियर ट्रायड ने शुरू की तैयारी। रूस ने उत्तरी प्रशांत परमाणु फोर्स कमांड को एक्टिवेट किया है। रूसी परमाणु हथियार एक्टिवेट हो गए हैं। रूस ने सभी कमांड को एक्टिवेट किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को इसकी जानकारी दी है।
जो सवाल मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में खड़ा किया था कि क्या परमाणु हमले की तरफ जा सकते हैं, क्या ये युद्ध का अंत है या फिर महायुद्ध की शुरुआत, वो सवाल अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रायड ने तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने उत्तरी प्रशांत परमाणु फोर्स कमांड को एक्टिवेट किया है और रूसी परमाणु हथियार एक्टिवेट हुए हैं। रूस ने सभी कमांड को एक्टिवेट कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को इसकी जानकारी दी है। कर्नल देवानंद, आपसे मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, प्रेशर टैक्टिक्स कहें, या रूस ये मान चुका है कि डेडली वेपन का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है? नहीं, देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है कि दबाव की राजनीति हो रही है और यह बिल्कुल लाजमी है कि रूस को ऐसा करना ही चाहिए और वो कर रहा है। अब रही बात कि क्या न्यूक्लियर अटैक ये इस्तेमाल करेगा कि नहीं, इन्होंने अपनी कमांड को एक्टिव किया। मैं तो मानता हूं इनको 2-3 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, बट जब आज इन्होंने आदेश ये कल ही दे दिए थे, न्यूज़ में शायद अभी आ रहा, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो ये तो इनको दबाव के लिए उनको ये दुश्मन को उसमें प्रेशर में लाना ही लाना है। और रही बात अब जिस तरीके से ये ओपन इस पब्लिक फोरम में ये चीज़ आ रही है, तो मैं मानता हूं ये दबाव के नज़रिए से हो रहा है जी। दूसरी बात कि इन स्थिति के अंदर जो अभी चल रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर और यूक्रेन और रूस की लड़ाई को जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रही है, ये सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं और जहां तक कोशिश है ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं ये तैयारी करना है कि युद्ध की प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग के हिस्से तहत कर रहे हैं। पर अभी कोई आसपास दूर तक मुझे अंदेशा नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर सकता है। ठीक है धोलिया जी, क्योंकि अमूमन हम जब सेना की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें यह भी जानकारी नहीं दी जाती कि कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तो यह बताया जा रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जाहिर है इस खबर को फ्लो ही इसलिए किया जा रहा है ताकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर आए, यूक्रेन के अंदर तक, यूक्रेन के सैनिकों तक, वहां के सिविलियन तक पहुंचे कि किसी भी वक्त अगर नहीं सरेंडर हुआ, नहीं समझौता हुआ, तो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जिसका जवाब यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं। देखिए, रशिया यूक्रेन के ऊपर तो न्यूक्लियर बम कभी भी नहीं डालेगा, क्योंकि वह उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। आज नहीं तो कल यूक्रेन रशिया के साथ ही मिल जाएगा। अगर कल ये लड़ाई भी बंद होती है तो रशिया एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बना के एंड उसको बना कर वो कहेगा कि मैं रशिया के साथ मिलना चाहता हूँ। दैट विल बी द थिंग। रही बात क्या नाटो देशों के खिलाफ अलर्ट किया गया है? ये नेटो देशों के, क्योंकि नेटो ने ऑलरेडी मतलब ये अनाउंस कर चुका है कि हम उनको एयरक्राफ्ट दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट कहाँ देंगे भाई, वहाँ कहाँ से फ्लाई करेंगे? तो इसका अंदर नेटो अपना एग्रेसिव उसके रशिया के ऊपर दबाव बनाने की सोच रहा है, और रशिया ने भी उसी दबाव को ईज करने के लिए उनको भी ये कहा कि अगर तुम्हारा एयरक्राफ्ट आएगा तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे देश को नहीं छोड़ेंगे, मतलब एयरक्राफ्ट तो भूल जाओ। तो ये जो रशिया ने जो टैक्टिक्स की है, एंड मैं इसको भी एक नहीं मानता, चेतावनी नहीं, अगर रशिया अगर 1-2 कंट्री पे मतलब गिरा भी दे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1-2 कंट्री मतलब यूक्रेन से इतर जो नाटो देश की, नाटो देशों के, नाटो देश जो भी एयरक्राफ्ट का जो भी देश रशिया के खिलाफ मतलब हथियार देगा, कुछ भी करेगा, तो रशिया नॉट हेजिटेट, अरे शुड नॉट हेजिटेट। ठीक है, लेकिन बुकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, वो भी कहिए। और मेरा सवाल ये है कि हिरोशिमा नागासाकी ये सब ने देखे हैं सर, और यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी जा रही है, जापान के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि हम और ऐसे देश नहीं बनते देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने इस दर्द को झेला है। आपको लग रहा है कि वाकई में रूस जैसी शक्तिशाली एक संस्था ही कहिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे वो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती है परमाणु वेपन का? सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था 1939 में, और एंड हुआ था आपके न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल जो 1945 जी, यानी जब तक सारे देश ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके थे, ऑप्शन सारे ख़त्म हो चुके थे, और एज ए लास्ट ऑप्शन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। तो उसी चीज़ को अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, समय बदल गया हो लेकिन सोच नहीं बदल सकती जी। 6 दिन में अगर हम न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से अब तक 6-7 और न्यूक्लियर वॉर हो चुके होते। न्यूक्लियर वॉर का कोई दूर दूर तक इस यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट में कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ यूक्रेन के माध्यम से नाटो को आंखें दिखाई जा रही हैं, और नाटो यूक्रेन के माध्यम से रशिया को आंखें दिखा रही है एक दूसरे को। ये एक टैक्टिक्स है, या इनका प्रेशर टैक्टिक्स बोलिए। वहाँ जब आपकी पीस वार्ता चल रही है, रशिया को क्या चाहिए आपसे? रशिया के 3 रिक्वायरमेंट हैं।
पहला ये ब्लैक सी का डोमिनेशन, जब जब यूक्रेन के अंदर प्रो रशिया प्रेसिडेंट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई जी। 2014 तक जब उनका प्रो रशिया प्रेसिडेंट विक्टर रहा है। तो कोई जी। प्रॉब्लम नहीं थी उनको। जैसे ही एंटी रशिया प्रेसिडेंट वहां पर आया, उनको ये डर लगा कि आपने बाल्टिक सी में जो इनका सी फ्लीट खड़ा है वो उन्होंने इसकी लीज 2042 तक रिन्यू कर दी, पर कहीं इसको ये उल्ट ना दें, तो वो उनको सबसे बड़ी चिंता थी। तीसरी बात, नाटो धीरे धीरे 1991-92 में जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, बहुत सी कंट्रीज जो इससे स्प्लिंटर ग्रुप बने, जी। नाटो ने 97 तक एक समझौता था कि इनकी कंट्रीज को नाटो में शामिल नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किया। तो इनको लगा कि अगर ये एग्रेसिव पोस्चर धीरे धीरे अगर रशिया के नज़दीक आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। अब आप देखिए नाटो में क्या है, जर्मनी और फ्रांस दो मेजर प्लेयर हैं। यूएसए को छोड़ दीजिए, वो इस पूरे प्रिपेक्स में कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। आप इसको मान के चलिए अगले 3 दिन में जब इनमें समझौता होता है तो यूएसए का कोई रोल नहीं होगा। जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज की 60% ऑलमोस्ट, और 43% ऑफ ईयू की जो गैस सप्लाई रशिया के यहाँ से हो रही है। दैट इज़ वाई उनका पोस्चर रशिया के खिलाफ इतना गहरा नहीं है जी। तीसरा एंगल जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है वो है कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में सुपर पावर का गैप धीरे धीरे कम हो रहा था, और जब वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हुआ उसके बाद में जब बाइडेन जी जब से आए तब से चाइना और इसके बीच का गैप, उनको लगा शायद ये गैप और कम होना चाहिए जी। तो रशिया और चाइना का इकट्ठा होना ये उस गैप को कम करने की एक लंबी टर्म की सोच है। ठीक है, लेकिन जेटली जी, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमले इस तरीके से किए जा रहे हैं कि सिविलियंस तक ना पहुंचे, और इसलिए सेलेक्टिव टारगेट बना बनाकर उनको अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर एक्टिवेट किए जा रहे हैं, तो ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना सर, क्योंकि न्यूक्लियर हमला होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। देखिए, जैसा बाकी विशेषज्ञों ने बताया, ये यूक्रेन को जल्दी झुकाने की एक रणनीति है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब पुतिन 24 तारीख को ऐलान कर रहे थे जंग का, उनके ऐलान शुरू होने के पहले रशिया ने प्रीप्रॉन्डरेंस या प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक शुरू कर दी थी यूक्रेन पर, और उनके 11 के 11 एयरफील्ड इस हालात में कर दिए कि उनका एक भी जहाज उड़ ना पाए। पहले दिन की तस्वीरों में आप देखेंगे कि पी सीरीज के रडार में आग लगी हुई है, S-300 मिसाइल सिस्टम्स में आग लगी हुई है। तो उनका एयर फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी भी देश की वायुसेना को रोकने के लिए चाहिए, वो बर्बाद और तहस नहस हो चुका था। तो कभी भी अपने पत्ते कोई देश इस तरह नहीं खोलता कि वो मीडिया में आके कहे कि अब मैं ये करने जा रहा हूं जी। ये धमकाने के तरीके हैं, और मुझे यकीन है कि यूक्रेन इस बात को समझेगा कि वो एक बहुत ही सुपर पावर के साथ एक गलत रास्ते पर, गलत देश के उकसाने पर हमले में शामिल हुआ है, और उसे अपने जन साधनों की और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चाहिए कि वो वार्तालाप की मेज पर जाए और बात करे। अगर आप देखें, पहले जेलेंस्की जी ने कहा कि मैं किसी भी हालत में झुकूंगा नहीं, सरेंडर नहीं करूंगा। फिर कहा मैं वार्ता नहीं करूंगा जब तक सीज फायर नहीं होगा। फिर उसके बाद कहा कि मैं खाली पोलैंड या रोमानिया में बात करूंगा, बेलारूस में नहीं करूंगा। बेलारूस में। फिर अब पिपरियात रिवर के साथ वो जाकर बेलारूस में बात कर रहे हैं, और ये बातें भी बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ हुई, पुतिन के साथ कोई बात नहीं हुई जी। उसके बाद भी वो बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखें, एक हादसा हुआ था चेरनोबिल में 80s के दौरान, दशक में, वो आज तक 35 साल से चेरनोबिल और पिपरियात जो शहर था वो घोस्ट टाउन बने हुए हैं। वहां जाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो रशिया किसी भी हाल में नहीं सोच सकता कि जहां उसकी बाउंड्री से लगा हुआ, उसके बॉर्डर से लगा हुआ यूक्रेन है, वहां वो किसी तरीके का परमाणु हथियार इस्तेमाल करे, जब तक कि बैक टू वॉल स्थिति ना आ जाए, जो कि रशिया की नहीं हो सकती। ठीक है सर, लेकिन हमारा मकसद प्रोग्राम का आज ये भी है कि उन रास्तों को खोजा जाए जिनके जरिए फंसे हुए भारतीयों को वापस निकाला जाए। दोलिया जी, इसकी कितनी संभावनाएं कि रोड को कुछ वक्त के लिए सीज फायर से अलग रखा जाए, कहीं कि युद्ध विराम
3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का जिनको निकलना है वो निकल जाए, ये संभावनाएं कहीं तक नजर आती हैं? मुश्किल है इस बिकॉज अब तो रशिया नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे पहुंच गया है। अगर वो कहीं भी देखिए इस जगह का अगर रशिया अगर थोड़ा भी ढील देता है तो यूक्रेन की फ़ौज को संभलने का बहुत मौका मिल जाएगा। उनके पास जैसे एज इट इज़ जैसे बता रहे हैं, राशन ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो कोई भी देश इस जो निर्णायक स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो वो उस टाइम हुए कहीं भी किसी को भी डील देना नहीं पसंद करेगा जी। उन्होंने इंडिया के लिए इतना कर दिया, वो उसके लिए भी मैं तो एहसानमंद हूँ कि बिकॉज ऑफ इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की वजह से उसने कहा कि इंडियन को हम कभी हार्म नहीं करेंगे और उनको निकलने देंगे। नहीं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए सर। यूक्रेन के अंदर जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको रूसी बम कैसे हार्म नहीं करेंगे, मिसाइल कैसे हार्म नहीं करेगी? ये अच्छी बात है कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कैसे नहीं करेगी सर? देखो बाई मिस्टेक हो गया, मतलब ऐसे जैसे मान लो अगर ये निकल के जाना चाहते हैं तो उनको अगर भारतीय फ्लैग उनके साथ में है तो वो उनको रोकेंगे नहीं जी, वो उनको नहीं रोकेंगे। पर अगर वो वहीं बने रहे जहाँ मतलब जहाँ पे है वो नहीं निकलेंगे तो उसके लिए तो मतलब रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, वो जहाँ भी जो भारतीय वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। देवानंद जी, लेकिन जिन इलाकों में फंसे हुए हैं उन इलाकों में तो लगातार बमबारी हो रही है, उनमें तो दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। वहां से भारतीय निकले तो भला निकले कैसे, और निकल भी गए तो गोली थोड़ी ना चेक करेगी कि हाथ में तिरंगा है या नहीं है, उसको लगना होगा तो लगेगी। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि युद्ध का माहौल है और युद्ध के माहौल में कोई पार्टी नहीं हो रही है, ना कोई खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है जहां पर आप कह सकते हैं चलो अभी बंद करते हैं, अभी शुरू करते हैं। जैसा धोलिया जी ने बताया, अब तो रूस बहुत आगे बढ़ चुका है, यूक्रेन भी आगे बढ़ चुका है। यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अब अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए, युद्ध में कुछ भी संभव है, पर लेकिन ये उम्मीद करना कि रूस हमारे कहने से अपना युद्ध बंद करके अपने देश का नुकसान करेगा, मैं नहीं मानता ऐसा आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन अब यहां किया क्या जा सकता है? किया यह जा सकता है, जैसे हमारे और साथियों ने बताया, कि इस समय जो फंसे हुए लोग हैं उनको बताया जाए। वैसे भी मैं मानता हूं, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है आज के दिन कि जिस देश का अगर तिरंगा लेकर के कोई भी गाड़ी या कोई भी व्यक्ति आता है तो फौजें और सारे राष्ट्र उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको रास्ता दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि युद्ध जब भी समय मिलता है वहां के लोगों को नजदीक से नजदीक बाहर के इलाके में आना चाहिए और जिस क्षेत्र में लड़ाई नहीं हो रही है वहां पहुंचना चाहिए। आपने सही कहा कि वहां टेम्परेचर -10 -11 डिग्री चल रहा है, बहुत ठंडा है, दिक्कतें बहुत हैं। पर ये कहीं भी विचार से मत गलतफहमी पाल लीजिए कोई कि मोदी जी जाके वहां उनको निकाल देंगे या यूक्रेन के राष्ट्रपति निकाल देंगे या पुतिन साहब हमारे लिए हमला बंद कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें अपना बचाव रखना है। और ये बात सही है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी दी थी तो उस समय तो किसी को भी चिंता नहीं हुई थी, उस समय तो सब उसको लाइटली ले रहे थे। बट नेवरदलेस मैं ये मानता हूं भारत सरकार ने जिस प्रकार से आज चार अपने कैबिनेट मिनिस्टर 4 कंट्रीज में भेजे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है। और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि आपने सही दिशा में जा रहे हैं। जो पहले गलतियां हुई, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता, इतना बड़ा राष्ट्र है, दूसरे देश की लड़ाई है, मैं ये मानता हूं वो सही कदम है। और हमारे लोगों को भी धीरज रखना पड़ेगा और जो भी मौका मिलता है, जो भी एडवाइजरीज हैं, ट्विटर है, हर माध्यम से प्रयास करें वहां से निकलने का। राजेश मुखर्जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। जो फंसे हुए हैं और जिनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, उनके लिए संभावना बेहद कम कि वो वहां से बाहर निकलकर एक ऐसे इलाके तक पहुंच पाए जहां से उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितना इंतजार करे, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे? क्योंकि कभी भी हो सकता है विषम परिस्थितियां हो, पावर कट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, खाने की चीजें खत्म हो जाए, उसके लिए किस तरीके से तैयार है? मेरे ख्याल से स्ट्रेटजिक पोज किसी भी लड़ाई में एक बहुत बड़ा फैसला है। और मेरा मानना है कि जैसे रशिया के साथ हम कहते हैं हमारे बहुत बड़े संबंध हैं और मोदी जी के साथ में बहुत बड़ी उनकी एक रेपुटेशन है, तो एक स्ट्रेटजिक पोज 3 घंटे का 4 घंटे का किसी भी राष्ट्र को कैपिटल से फॉरेन नेशन को बाहर जाने देने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी भी तो रशिया ने पोज दिया था जी, आपके कीव के बाहर जब सिविलियन उसके सामने आए तो उन्होंने पोज दिया और फिर उसके बाद में बॉम्बार्डमेंट किया, वो भी एक पोज था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 3 या 4 घंटे के पोज में फॉरेन नेशनल ही जाएंगे ये गारंटी नहीं है। एक एक्सोडस हो सकता है, बहुत से रेफ्यूजीज वहाँ से निकल सकते हैं, तो वो स्थिति और भी खतरनाक होगी बजाय इसके रेस्क्यू मिशन के। जी जेटली जी, फाइनल कमेंट में आपसे सर, कब तक ये युद्ध खत्म होगा या फिर ये महायुद्ध की तरफ जाएगा?
देखिए, एक छोटे से जो 5 गुना छोटा ज़मीन का हिस्सा है जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ ढाका को गिराने में भारतीय फौजों को 71 की लड़ाई में 15 दिन लगे थे। तो ये सोचना कि 5वें दिन आज रशिया कीव को गिरा लेगा, तो ये आज के हालात में और रशिया के रणनीति को देखते हुए ये सोचना गलत है। लेकिन सर 71 और 2022 में तो बहुत अंतर आ गया होगा, चाहे वो उपकरण हो, लड़ने के तरीके हो, जीतने के तरीके हो, वेपन्स का इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही बात, मगर रशिया एक ऑल आउट वॉर के मूड में अभी भी नहीं आया है, जहां वो सिविलियन इलाकों को ध्वस्त करे, जहां वो पूरे हर तरीके, अभी वो केवल जितने भी फौज के संसाधन है, एयरफोर्स के बेसेस हैं, उनकी जो छोटी सी नेवी थी उसको ध्वस्त कर रहे हैं जी। और अभी 3 तरफ से हमला करने के बाद भी उन्होंने कोशिश नहीं करी है कि 300 किलोमीटर की जो टोटल चौड़ाई है इस यूक्रेन की, उसको नापें और अंधाधुंध अपनी मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड फोर्सेस को अंदर करें या मिसाइल अटैक सिविलियन इलाके में करें। वो अभी भी ये सोच रहा है कि यूक्रेन इस संजीदगी को समझेगा कि क्या होने वाला है और रशिया के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा। ठीक है दोलिया जी, 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा सर, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जब बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर जंग खत्म होने की तरफ बढ़ती है। कल बातचीत हुई, आज फिर बातचीत हो रही है, हो सकता है 1-2 और बातचीत के टेबल पर आना पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि अब समाप्ति की तरफ हो सकती हैं चीजें? अगर आज की बातचीत से कुछ भी संकेत मिलते हैं तो हो सकता है कि मतलब कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। तो सबसे मतलब होल वर्ल्ड इज वाचिंग कि इससे, इस लड़ाई से क्या इस बातचीत से क्या निकलने वाला है जी। पर जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा तब तक इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन अगर नतीजा आज की बातचीत का नहीं निकला, क्या उसी के लिए परमाणु हथियारों को एक्टिवेट किया गया है? बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, परमाणु मैंने आपको पहले कहा, परमाणु यूक्रेन के लिए नहीं है, परमाणु तो दूसरे देशों के लिए है। अगर कोई भी देश अगर उनके ऊपर कुछ भी हमला किया तो रशिया हेजिटेट नहीं करेगा लॉन्च करने में, और यही उसके पास एक डिटरेंस है जो कि वो उनको डरा के रख सकता है, दूर रख सकता है। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका भी शुक्रिया, अनुपम जेटली जी और देवानंद जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद हमारा सिर्फ एक था कि हम हैं और हम एक साथ हैं, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीय हों या फिर यहां से उनको रेस्क्यू करने वाली टीम हो। अगर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा तो यकीनन एक एक भारतीय को यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। नमस्कार। यहाँ 20-25 फैमिलियाँ फंसी हुई हैं। बातचीत हुई, वो उन्होंने बोला कि आज एम्बेसी में बात करेंगे। वो बहुत 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 धन्यवाद।